हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी का जो एग्जाम कल होना है उसके लिए जो दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस आने हैं वो सैम्पल पेपर में वो सीखेंगे। और इससे पहले हमने 4 मार्क्स वाले और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है चैनल पर। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है वो आप देख लें, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो हमारी वीडियोस है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और नई नई वीडियोस बनाने के लिए। तो आइए शुरू कर बच्चों, यहाँ पर है हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। ब्रांडिंग के 2 लाभ बताइए। जो ब्रांडिंग होती है, ब्रांडिंग करने की क्या एडवांटेजेस है, हमने 2 एडवांटेजेस बतानी है और ये 2 नंबर में आया है क्वेश्चन हमारे पास। देखो बच्चों, ब्रांडिंग की एडवांटेजेस हमने यहाँ पर बतानी है। ब्रांडिंग से क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होती है बच्चों, जब एक अच्छा जो नाम है प्रोडक्ट को दिया जाता है तो इसका जो लाभ है उत्पादकों को तो होता ही होता है, साथ में जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट है विज्ञापन में सरलता। जब आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है किसी चीज की, तो अगर आपने अच्छा नामकरण किया है अपने प्रोडक्ट का तो आपको जो है एडवर्टाइजमेंट करने में बड़ी आसानी हो जाती है। सेकंड एडवांटेज क्या है इसकी, दोबारा क्रय को प्रोत्साहन। दोबारा क्रय को प्रोत्साहन का अर्थ है मतलब अगर एक कंज्यूमर एक बार चीज खरीद लेता है, ठीक है, तो अगर आपने अच्छा नाम उसको दिया हुआ है तो बड़ी इजीली उसके याद हो जाता है कंज्यूमर्स के। तो अगर उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है वो दोबारा उसी प्रोडक्ट को क्या करेगा, उस नामकरण की सहायता से आसानी से खरीद पाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने 2 ही एडवांटेजेस बतानी है, यहाँ पर हमने 4 एडवांटेजेस नहीं बतानी है, तो इसलिए सिर्फ हम यहाँ पर 2 ही एडवांटेजेस करेंगे ब्रांडिंग की। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारे पास, विपणन के किन्हीं 2 कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें। जो मार्केटिंग है बच्चों, मार्केटिंग के जो फंक्शंस हैं हमने सिर्फ 2 फंक्शंस ही बताने हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 2 नंबर का है। देखो बच्चों, विपणन के 2 कार्य कौन कौन से हैं। पहला है विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन करता है, यानी जो हमने टारगेट सेट किए हैं वो टारगेट सेट करने के लिए हमें क्या प्लानिंग की जरूरत है, वो सारी प्लानिंग किसमें की जाती है, विपणन के द्वारा की जाती है। विपणन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, ये सारे जो डिसीजंस हैं वो हम लेते हैं, तो वही क्या कहलाता है, विपणन। ठीक है, तो बच्चों विपणन में क्या होता है कि जो हमारे टारगेट्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सारी प्लानिंग जो है वो किसके द्वारा की जाती है, विपणन के द्वारा। सेकंड है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। मार्केटिंग का काम क्या है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। देखो बच्चों, हमने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है किसको, कंज्यूमर्स को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी लेबलिंग करेंगे अलग अलग टाइप्स की। ठीक है, और सेकंड जो हमारी गुड्स होती हैं उसको हमने बचाना है, किससे, टूट फूट से बचाना है ताकि हम उसको सुविधापूर्वक ले जा सकें, उसको सेफ रख सकें। तो उसके अंदर जो पैकिंग का कार्य होता है वो भी किसके अंदर आता है, मार्केटिंग के अंदर आता है। तो ठीक है, पैकेजिंग और लेबलिंग ये भी किसका काम है, विपणन का काम है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य का संक्षिप्त वर्णन करें। जो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमने वो बताने हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर का है तो हमने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में उसको बताना है। देखो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या है, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है कंपनी में अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करना होता है। मतलब जो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है मेन उसका जो मकसद होता है वो क्या होता है, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं उनकी जो वेल्थ होती है, मतलब उन्होंने जो पैसा लगाया उनकी संपदा उसको बढ़ाना होता है। इसके लिए अनुकूलतम विनियोग निर्णय, अनुकूलतम पूंजी व्यवस्था निर्णय, अनुकूलतम लाभांश निर्णय लिए जाते हैं। तो शेयर होल्डर्स की बच्चों वेल्थ को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाते हैं, और जो वर्किंग कैपिटल का जो डिसीजन होता है वो होता है, जो डिविडेंड डिसीजन है वो लिया जाता है। इन वित्तीय निर्णयों की सहायता से लाभदायक विनियोजन किया जाता है, यानी ये डिसीजन लेकर हम क्या करते हैं, जो पैसा लगाना है हमने कहाँ पर लगाएं कि हमें लाभ हो। ठीक है, पूंजी की लागत को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाता है और हमें खर्चा कम से कम आए, और उचित लाभांश वितरण से अंशधारियों को संतुष्टि प्रदान की जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे वित्तीय प्रबंध है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के उनकी जो वेल्थ होती है उनको बढ़ाना होता है। तो उनकी वेल्थ को बढ़ाने के लिए जो है
फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करती है, अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है, अच्छी कैपिटल डिसीजन लेती है और फेवरेबल डिविडेंड डिसीजन लेती है, ताकि ये डिसीजन लेकर जो उनका पैसा है सही जगह पर लगाया जाए, जिससे उनको फायदा हो और उनका खर्चा कम से कम आए और जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनियोग निर्णय से क्या अभिप्राय है। बच्चों यहाँ पर हमने बताना है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो क्या होता है, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बताना है, 2 नंबर में आएगा हमारे पास। देखो बच्चों, विनियोग निर्णय क्या होता है, उन संपत्तियों का चयन करना जिनमें से एक व्यवसाय द्वारा धन का विनियोग किया जाता है। बच्चों, हमारे पास बहुत सारी एसेट्स होती हैं जिनको हमने खरीदना होता है। मान लो हमने कोई मशीन खरीदनी है, ठीक है, एक मशीन ए है आपके पास, एक बी है, एक सी है। आपने देखना है कि आप कौन सी मशीन खरीदें, कौन सी एसेट्स आप खरीदें, ठीक है। तो वो डिसीजन लेना, वो कौन सा डिसीजन कहलाता है, विनियोग निर्णय। तो इसके लिए भी जो बिजनेस की जो एसेट्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक तो होती है लॉन्ग टर्म एसेट्स, एक शॉर्ट टर्म एसेट्स। तो इसी के आधार पर जो हमारा विनियोग निर्णय है उसको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है दीर्घकालीन विनियोग निर्णय, इसे क्या कहा जाता है, पूंजी बस्टिंग भी कहा जाता है। दीर्घकालीन विनियोग निर्णय का दूसरा नाम है पूंजी बस्टिंग। मींस इसमें क्या डिसाइड किया जाता है कि जो हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उसमें हमने कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो वो डिसाइड किया जाता है किसमें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। जैसे एग्जांपल है, एक नई मशीन अगर हम खरीद रहे हैं, तो ठीक है, तो नई मशीन जब हम खरीद रहे हैं तो हम क्या चेक करेंगे कि जो मशीन है उसकी कॉस्ट कितनी है, उससे हमें कितना फायदा पहुंचेगा, उस सारी की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद हम वो डिसीजन लेंगे कि कौन सी हम मशीन खरीदें। क्यों? क्योंकि ये जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी होती है लॉन्ग टर्म, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। उसके बाद है अल्पकालीन विनियोग निर्णय, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसे क्या कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी कहते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मीन्स मतलब हमारे पास जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होती हैं, हमारी शॉर्ट टर्म एसेट्स कौन सी होती हैं, जैसे कैश, स्टॉक, डेटर्स, उसमें कितना कितना पैसा हमने लगाना है, यानी कि उस लिमिट से ऊपर जो पैसा आपके पास नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा पैसा इसमें आ गया तो बिजनेस की जो लिक्विडिटी है वो इफेक्ट होगी, पैसा इसमें ब्लॉक हो जाएगा। अगर जरूरत से कम होगा तो आप क्या करोगे, रूटीन के जो काम है वो नहीं कर पाओगे। तो ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रबंध एक कला है, इस पक्ष में एक तर्क दीजिए। बच्चों, हमने ये बताना है कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है, तो सिर्फ एक तर्क देना है हमने इसके फेवर में कि प्रबंध कला क्यों है, प्रबंध को कला क्यों कहा जाता है। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कला क्या होती है, ठीक है। इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत ज्ञान का कुशलता पूर्वक प्रयोग करना ही कला है। मतलब जो आपको रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट पाने के लिए जो आपकी नॉलेज है उसका सही तरीके से यूज करना, वो क्या होती है, हमारी आर्ट। किसी ज्ञान को कला कहने के लिए उसमें व्यवहारिक रचनात्मक ज्ञान, व्यक्तिगत कुशलता, चातुर्य का प्रयोग, सिद्धांतिक ज्ञान का होना, अभ्यास एवं विकास, धनात्मक परिणामों की प्राप्ति के लिए तत्परता जैसे गुणों का होना अनिवार्य है। तो यानी अगर हम किसी की बात करें भी, किसी भी चीज को कला कहा जाता है, तो उसके लिए ये सभी गुण उसमें होने चाहिए। तो हम ये टेस्ट करते हैं कि ये गुण प्रबंध में है या नहीं। तो हम देखते हैं, पहला है व्यवहारिक एवं रचनात्मक ज्ञान। ज्ञान का होना ही पर्याप्त नहीं है, आपके पास अकेली नॉलेज है वो जरूरी नहीं है, बल्कि उस नॉलेज को क्या करना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल में लागू करना भी जरूरी होता है आर्ट में। अब एक जो मैनेजर्स है, ठीक है, वो मैनेजमेंट के जितने भी 5 काम होते हैं उनको मतलब पूरा करके उसकी जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करता है। पता लगता है कि हाँ इसको नॉलेज है और उसको उसने अपनी नॉलेज को रियल लाइफ में एप्लीकेबल किया है। तो ठीक है, प्रबंधक अपने विचारों अभिप्रेरणा के माध्यम से अधीनस्थों पर लागू करने का रचनात्मकता का परिचय देता है। तो यानी जो अपने थॉट्स हैं मैनेजर्स के, वो सारे क्या करता है, अधीनस्थों पर लागू कर देता है। उससे पता चलता है कि उसमें रचनात्मकता भी है। तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर कुछ ना कुछ नया करने की इच्छा बनी रहती है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि जो प्रबंध है एक कला है, क्योंकि जो कला है उसमें व्यवहारिक और रचनात्मक ज्ञान होता है और प्रबंध में भी व्यवहारिक और रचनात्मक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रबंध के 3 स्तरों का वर्णन करें। बच्चों, हमने यहाँ पर बताना है कि जो मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं। बच्चों, हमारे पास मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट है टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और थर्ड है लोअर लेवल मैनेजमेंट। बच्चों, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उसके अंदर किस किस को शामिल किया जाता है, संचालक मंडल को,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, चेयरमैन, प्रबंध संचालक और मुख्य प्रबंधक को। और जो मध्य स्तरीय प्रबंध होता है, इसमें किसको शामिल किया जाता है? जो हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, सब डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, और जो हमारे कार्यात्मक प्रबंधक हैं, उन सभी को शामिल किया जाता है। और जो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट है, उसमें सिर्फ 2 ही आते हैं, सुपरवाइजर्स और फॉरमैन। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, अभिप्रेरणा की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करें। सिर्फ यहाँ पर हमने क्या करना है, मोटिवेशन की 2 फीचर्स के बारे में बताना है कि मोटिवेशन की क्या फीचर्स होती हैं। देखो बच्चों, मोटिवेशन की फर्स्ट फीचर है आंतरिक अनुभव। जो भी प्रेरणा होती है बच्चों, वो आंतरिक अनुभव है। वो किससे रिलेटेड होती है? मनुष्य की इच्छाओं, आकांक्षाओं, प्रवृत्तियों, आवेग और आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती है। तो हमें इन्हीं आंतरिक अनुभवों को संतुष्ट करने के लिए मनुष्य को अभिप्रेरित किया जाता है। ठीक है। सेकंड है लक्ष्य आधारित व्यवहार को जन्म। जो बच्चों मोटिवेशन होता है यानी अभिप्रेरणा होती है, उससे जो मनुष्य है अभिप्रेरित होकर अपने लक्ष्य को क्या करता है, निर्धारित करता है। तो ठीक है। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, अपनी जो परफॉर्मेंस लेवल है उसमें वो सुधार करना चाहता है और अपना विकास करना चाहता है। थर्ड है सकारात्मक एवं नकारात्मक। जो बच्चों मोटिवेशन होता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा वो पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर सकारात्मक अभिप्रेरणा है तो उसके लिए आपको पुरस्कार मिलता है, जबकि नकारात्मक अभिप्रेरणा से आपको सजा भी मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, निर्देशन के 2 सिद्धांतों का उल्लेख करें। हमने यहाँ पर बताना है कि डायरेक्टिंग के 2 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, यानी डायरेक्टिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल है अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। जो अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत क्या कहता है कि जो हमारी मैनेजमेंट है उसको ऐसी निर्देशन पद्धति अपनानी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा मतलब एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेट हो और वो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में ज्यादा से ज्यादा वो योगदान दें। सेकंड प्रिंसिपल है डायरेक्टिंग का उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये सिद्धांत क्या कहता है कि हमारे जो संगठनात्मक उद्देश्य होते हैं और जो हमारे व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं, उन दोनों में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो हमारा कर्मचारी वर्ग होता है वो क्या चाहता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले, प्रमोशन मिले, तो वो इसके लिए काम करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किसके लिए काम करता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा हमारा मार्केट में हिस्सा हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन ऑब्जेक्टिव्स की वजह से इन ऑब्जेक्टिव्स की वजह से दोनों जो पार्टीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज, उनमें क्या हो जाता है, टकराव पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसको लाभ ज्यादा मिले और कर्मचारी चाहते हैं कि जितना वो काम करते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बोनस के रूप में मिले। तो यानी जब आपने उनको डायरेक्ट करना है तो आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेशन बिठाना है जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इस तरह से हमने उनको डायरेक्ट करना है। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नियंत्रण के कोई 2 महत्व लिखिए। हमने यहाँ पर बताना है अगर हम कंट्रोलिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करने का क्या फायदा होता है, मतलब उसकी 2 इंपॉर्टेंस हमने बतानी है। नियंत्रण की मुख्य महत्व निम्न प्रकार से हैं। बच्चों यहाँ पर 2 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है तो हमने इसकी 2 इंपॉर्टेंस यहाँ पर बतानी है। फर्स्ट है संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति। बच्चों अगर हम कंट्रोलिंग करते हैं, कंट्रोलिंग में क्या होता है, जो हमने काम किया है और जो काम करना चाहिए था उनके बीच में जो डिफरेंस आया उसको क्या बोलते हैं, विचलन। वो ढूंढ के हम क्या करते हैं, सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं। ठीक है। कि काम अगर कम हुआ है तो क्यों हुआ है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे संगठन के लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। सेकंड है परिमापों की यथार्थता को मापना। जो हमने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हैं उनको मापा जाता है कि हमने जो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हैं वो सही फिक्स किए हैं या सही फिक्स नहीं किए हैं। वो किसके द्वारा पता लगेगा, हम जब कंट्रोलिंग करेंगे तो उसमें हम जांच करते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं वो सही है या नहीं है, कम है या ज्यादा है, क्या उन्हें रिवाइज करने की जरूरत है या नहीं है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा बिजनेस स्टडी का जो पार्ट 1 था, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस का, वो कंप्लीट हो गया। अगर आपने हमारी 4 मार्क्स वाली और 1 मार्क्स वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करते रहिए। थैंक यू।